So we are going to start with new chapter today, that is wave optics. Wave optics start करने से पहले मतलब MCQ start करने से पहले कुछ बेसिक concepts आपको पता होने चाहिए. What is superposition of waves? What is interference? What is constructive interference? What is destructive interference? What is path difference? What is phase difference? What is diffraction? What are conditions for diffraction? What is diffracting system? In total इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट समझा मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट. तो आई विल जस्ट टेक 15 मिनट्स. विल स्पेंड 15 मिनट्स टू गो थ्रू सम बेसिक्स. तो सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. मैंने आपको इसका रफ इंट्रोडक्शन पिछले ही चैप्टर में दे दिया था. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब सुपर इम्पोजिशन, इम्पोज करना मतलब एक के ऊपर दूसरे वेव को इम्पोज करना. तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास दो वेव्स है और अगर ये दोनों वेव्स एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और एक साथ एक ही टाइम पे एक ही जगह पे पड़ गए, तो when two or more waves reach at a point simultaneously in a given medium, तो याद रखना reach at a point मतलब एक ही पॉइंट, simultaneously मतलब एक साथ, तो क्या होगा? तो उनके एम्पलीट्यूड्स का होगा वेक्टर एडिशन. तो what happens is when two or more waves reach at a point simultaneously, the amplitude से आप बोलने से बेटर ये है, the better the idea here is, थोड़ा अगर बेसिक्स पता होगा आपको, जो पता होना चाहिए नॉर्मली. What do you mean by wave? Wave is a disturbance in a medium. तो हमारे पास जो भी एक मीडियम है, यहाँ पे मीडियम कौन है? एक रस्सी है, स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग में अगर हमने एक डिस्टर्बेंस जनरेट किया, डिस्टर्बेंस जनरेट करने का मतलब क्या है कि हमने एक वेव को प्रोपोगेट किया, तो क्या होगा? ये जो रस्सी था, स्ट्रिंग था, इसके सारे के सारे पार्टिकल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. So all the particles of the medium they start vibrating. अब imagine हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हमने एक साथ दो वेव्स को प्रोपोगेट कर दिया, दो वेव्स को भेज दिया. तो पहला वेव क्या करेगा? यहाँ जो एक पार्टिकल था, पहला वेव इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा. मतलब क्या होगा? ये पार्टिकल डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ जाएगा. ये डिस्प्लेसमेंट किसने कॉज किया है? पहली वेव ने. लेकिन यहाँ पे दो वेव्स थे, तो दूसरा वेव भी क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा. मतलब इस पार्टिकल का क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट. So when you have two waves reaching at a point in a medium simultaneously, the particle is displaced twice. दो बार. एक बार पहली वेव ने डिस्प्लेस कर दिया, एक बार दूसरी ने. जब पहले वेव ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया तो पहला वेव निग्लेक्ट करता है सेकेंड वेव को, एज इफ कि दूसरा वेव था ही नहीं. जब दूसरा वेव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो वो पहले वेव को निग्लेक्ट करता है, एज इफ पहला वेव नहीं था वहां पे. तो व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होगा? व्हेन two or more waves reach at a point simultaneously in the medium, the particles of the medium are displaced individually due to both the waves. इसका मतलब मेरे पास उसी चीज को मैं सेम है, पहला एक वेव था, उसने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, फिर दूसरे वेव ने और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया. इसको दिखाने के लिए, टू शो दिस, व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे दो वेव्स लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे दो वेव्स है, राइट. और इस केस में जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ ओवरलैप हो, कोइंसाइड हो, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप या कोइंसाइड हो, इसको आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में दोनों के दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड्स का क्या होगा? वेक्टर एडिशन, राइट. तो व्हेन crest of one wave overlaps with crest of another wave, then what you get is you get a new wave with even bigger amplitude. इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि कंस्ट्रक्ट हुआ ना, दो वेव्स
कंबाइन होके एक बड़ा वेव बन गया, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, राइट। डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता था। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वेव ऐसा आता, तो व्हाट डू यू सी, वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 3, बिकॉज वेव नंबर 2 भी है हमारे पास, वेव नंबर 2 भी है। तो वेव नंबर 1 और वेव नंबर 3, या तो वेव नंबर 2 एंड वेव नंबर 3, इन दोनों के केस में क्रेस्ट ऑफ वन इज ओवरलैपिंग विथ ट्रफ ऑफ अनदर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी A2 माइनस A3। तो आपको वेव कैसा मिलेगा उस केस में, यू विल गेट रिजल्टेंट वेव एज अ वेव विथ इवन स्मॉलर एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ही है, क्रेस्ट ऑफ वन शुड ओवरलैप विथ क्रेस्ट ऑफ अनदर। डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन है, क्रेस्ट ऑफ वन वेव मस्ट ओवरलैप विथ ट्रफ ऑफ अनदर। इतना अगर पता है तो आपको ओवरऑल पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पता है कैसे, तो ये ध्यान रखना। और स्पेशली क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर हियर फॉर सीईटी कोर्स, मोस्ट ऑफ यू, तो इंजीनियरिंग के पहले साल में वापस यही करना है, तो ये अभी पता लग गया तो नेक्स्ट ईयर रिलैक्स रहोगे क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी। गुड, देन हमें कंडीशन लिखने हैं, तो बार बार हम थ्योरेटिकली तो बोल नहीं सकते ना, हाँ क्रेस्ट ऑफ वन वेव शुड ओवरलैप विद क्रेस्ट ऑफ अनदर, क्रेस्ट ऑफ वन वेव शुड ओवरलैप विद ट्रफ ऑफ अनदर, तो हमको मैथमेटिकली लिखना होता है ये। तो हाउ डू यू राइट डाउन मैथमेटिकली? अब मैथमेटिकली लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट केसेस हियर, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, गुड। और इसमें भी हम कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, इसको भी हम दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, एक होता है इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, तो ये याद रखना। तो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा से, फेज डिफरेंस को डिनोट करते हैं फाई से। वेरी बेसिक थिंग, बहुत बेसिक सा आइडिया है और इंटरेस्टिंग है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंस्ट्रक्टिव का एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, crest of one wave should overlap with crest of another, very good। तो अगर दो waves they are going together मतलब हम साथ साथ है वाला केस है यहाँ पे, है ना, तो both of them are moving together, if both of them are moving together तो crest of one is overlapping with crest of another। इसका मतलब इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं both the waves have traveled equal path, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब पाथ का डिफरेंस क्या है, 0 है। तो जब पाथ का डिफरेंस दो वेव्स में 0 होगा तब क्या क्या मैच होगा, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट, ट्रफ एंड ट्रफ। तो क्या कंडीशन है ये, कंस्ट्रक्टिव। इमेजिन मैंने अगर, वेल बाय द वे कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट, वन वेवलेंथ मतलब लैम्डा। तो इमेजिन मैंने अगर सेकेंड वेव को 1 लैम्डा से शिफ्ट किया होता, इफ आई शिफ्ट वन वेव ना, सेकेंड नंबर का वेव विद अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, तो वापस से क्रेस्ट और क्रेस्ट का मैचिंग होगा कि नहीं, यस। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो वापस से आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। अगर मैंने सेकेंड नंबर वेव को और एक लैम्डा से शिफ्ट किया होता तो वापस से क्या होता, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट का ओवरलैप। तो जब जब क्रेस्ट क्रेस्ट का ओवरलैप हो रहा है तब तब आपको क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या हो गई, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा एंड सो ऑन सो फोर्थ। So you will get constructive interference whenever part difference is 0 और लैम्डा और 2 लैम्डा, मतलब इन जनरल इसको आप लिखते हो n लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस शुड बी n लैम्डा। आपके बुक में लिखने का तरीका अलग है, आपके बुक में बोलते हैं 2n लैम्डा बाई 2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, पाथ डिफरेंस मतलब
दोनों वेव्स ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका डिफरेंस कितना n लैम्डा, क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, राइट। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तब क्या होगा वो भी समझ लो। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब आपको एक ब्राइट बैंड मिलेगा, ब्राइट बैंड मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, तो यू विल सी सच अ ब्राइट थिंग जब जब कंस्ट्रक्टिव होगा तब। देन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको पार्ट डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। कैसे? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पार्ट डिफरेंस। व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? एन लैम्बडा, कैंसिल एंड कैंसिल, तो क्या आ गया फेज डिफरेंस 2n पाई। तो जब जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा तब तब आपको क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये 2n पाई कहां से आया ये भी समझ लो। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि वेव बनता कैसे है, सर्कल से बनता है। तो यू हैव अ सर्कल, सर्कल का टॉप मोस्ट मतलब क्रेस्ट एंड बॉटम मोस्ट मतलब ट्रफ। मेरे पास दो वेव्स थे, वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 2। दोनों वेव्स साथ साथ है, साथ साथ है मतलब क्रेस्ट एंड क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग, मतलब एंगल का डिफरेंस कितना 0। पहले का क्रेस्ट जहां पे है वहीं पे सेकंड का क्रेस्ट है। इमेजिन मैं पहले वेव को स्टेशनरी रखता हूँ नॉट मूविंग, दूसरे को मैं एक एक चक्कर घुमा के लाता हूँ 1 राउंड, कितना एंगल कवर हुआ? तो वापस से क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हुआ क्या? यस। और एक चक्कर 4 पाई वापस क्रेस्ट क्रेस्ट मैच है? यस। 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, तो इन जनरल 2n पाई। तो हमारे पास 2n पाई आया। तो जब जब फेज डिफरेंस is 2n pi you get constructive interference, and whenever you have part difference as n lambda you get constructive interference. Good. then destructive में क्या होना चाहिए? destructive में crest of one wave should match with overlap with trough of another। मतलब basically the idea here is मुझे अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप करना है तो मुझे सेकेंड वेव को इतने डिस्टेंस से शिफ्ट करना है। ये डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। तो when I shift this by lambda by 2 you see crest of one is overlapping with trough of another, तो पहला कंडीशन होगा लैम्डा बाय 2। या फिर लैम्डा बाय 2 के बाद वापस एक लैम्डा 1 लैम्डा, क्योंकि एक बार आपको पहला कंडीशन मिल गया अब आपको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा 1 वेवलेंथ। तो अगर आप 1 वेवलेंथ से शिफ्ट करते हो तो वापस क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव। तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा कितना? 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। एंड दैट इज द रीजन आपकी बुक में जब लिखा जाता है तो यहाँ पे 2n लैम्डा बाय 2 लिख देते हैं, क्योंकि ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 और वो हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिमेंबरिंग बट आई डोंट प्रेफर टू डू दैट, मुझे कंफर्टेबल नहीं है ये। आई जस्ट राइट डाउन n लैम्डा। देन मैं और एक चेंज करूंगा यहाँ पे, मैं इसको लिखूंगा बुक्स में क्या लिखा है बता देता हूँ 2n plus 1 lambda by 2, क्योंकि n की वैल्यू n इज whole number starts from 0 0 1 2 3 4 5 6। तो इफ आई पुट 0 तो कितना आ गया लैम्डा बाय 2, पहला कंडीशन करेक्ट। इफ आई पुट 1 3 लैम्डा बाय 2 सेकंड कंडीशन करेक्ट। इफ आई पुट 2 5 लैम्डा बाय 2 नेक्स्ट कंडीशन करेक्ट, राइट। बट मैं इंटेंशनली कंस्ट्रक्टिव के लिए मैं n यूज करूंगा, n स्टार्ट फ्रॉम 0, और मैं इंटेंशनली डिस्ट्रक्टिव के लिए m यूज करने वाला हूं वेयर m स्टार्ट फ्रॉम 1। If I put m equal to 1 कितना मिला lambda by 2। If I put m equal to 2 3 lambda by 2, m equal to 3 5 lambda by 2, so on so forth। तो ये डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन आ गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव मतलब नो लाइट। अब गोइंग टू द पॉइंट, थ्योरी बताना क्यों है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को इंटरफेरेंस का मतलब ही नहीं समझ में आता। तो मतलब समझ लो, पहले मतलब समझ लो, फिर हम देखेंगे कि व्हाई आर सच कंडीशंस। इमेजिन मेरे पास एक स्क्रीन है, आई हैव अ स्क्रीन। अब जब भी ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, तो ये वेव ऑप्टिक्स है ये भी पता होना चाहिए। ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स एक है वेव ऑप्टिक्स।
रे रे ऑप्टिक्स में हम लोग सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं, रे कहाँ से आया कहाँ गया, दैट्स इट। हम रे ऑप्टिक्स में एनर्जी कहीं पे मेंशन ही नहीं किया है, पूरी बुक चेक करोगे तो एनर्जी ये वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको रे ऑप्टिक्स में, बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट एनर्जी देयर। वेव ऑप्टिक्स की जब बात होती है तो यू टॉक अबाउट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका मतलब क्या, अगर मेरे पास अगर एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होता S1, यहाँ से लाइट आ रहा है और हमारे पास एक स्क्रीन है, तो स्क्रीन हमको क्या दिखेगा, इक्वली ब्राइट, हर जगह पे सेम ब्राइटनेस। बट अगर हमारे पास दो सोर्सेस ऑफ लाइट है तो इन दो सोर्सेस ऑफ लाइट से यहां से जो वेव्स निकलेंगे ये इसका होगा यहाँ पे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब या तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन सेटिस्फाई होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव की। तो जहां जहां कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां वहां आपको दिखेगा ब्राइट बैंड। ब्राइट बैंड मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। और बाकी जगह पे इसके दोनों साइड पे दिखेगा डार्क बैंड। तो ब्राइट डार्क ऐसा पैटर्न बनने वाला है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। तो व्हेन यू गेट ब्राइट डार्क बैंड, alternate bright dark bands, such a pattern is called as interference pattern. तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखता है समथिंग लाइक दिस, यू सी समथिंग लाइक दिस। और याद रखना जितना थिकनेस ब्राइट का है उतना ही थिकनेस डार्क का है। और एक चीज याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज ऑलवेज ब्राइट। तो जो भी सेंटर होगा इट इज ऑलवेज ब्राइट। क्यों ब्राइट, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव का ही कंडीशन सेटिस्फाई होता है। कैसे कैसे, एक मिनट, 1 2 3 1 2 3 4 5 गो हियर इक्वल, देन व्हाई। अभी अभी मैंने बताया कंस्ट्रक्टिव होने के लिए पहला कंडीशन क्या था, नो पाथ डिफरेंस। मतलब दोनों वेव में पाथ का डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। मतलब क्रेस्ट ऑफ वन इज मैचिंग विथ ओवरलैपिंग विथ क्रेस्ट ऑफ अनदर। पाथ मतलब डिस्टेंस। अब मुझे बताओ किसी भी स्क्रीन का सेंटर पहले सोर्स से और दूसरे सोर्स से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो जितना डिस्टेंस पहले वेव ने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस दूसरी वेव ने ट्रेवल किया। तो कहाँ पे पाथ डिफरेंस आया है, क्या पाथ का डिफरेंस नहीं। तो पाथ का डिफरेंस नहीं होगा तो कंडीशन क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन ऑलवेज अपीयर्स ब्राइट। क्लियर, देन इतना पता होना चाहिए। देन डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने फेज डिफरेंस लिखा नहीं, लिख लेंगे। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस, टू, अच्छा ओके। तो देयर आर टू वेज, एक तो 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा। 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, 2m माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। 2 और लैम्बडा कैंसिल, तो कितना आ गया 2m माइनस 1 पाई। इतना नहीं भी याद होगा तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वेव बनता कैसे है। वेव बनता है सर्कल से, टॉप मोस्ट इज क्रेस्ट एंड बॉटम मोस्ट इज ट्रफ। मेरे पास अगर दो वेव है जो पहले साथ साथ थे मतलब क्रेस्ट और ओवरलैपिंग विद क्रेस्ट। अब मुझे अगर डिस्ट्रक्टिव करना है तो एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच करना है तो कितना घुमाना पड़ेगा, पाई, राइट। तो पहला कंडीशन कब आएगा, पाई पे। फिर उसके बाद और कितना घुमाना पड़ेगा, 2 पाई। पाई और 2 पाई कितना, 3 पाई। फिर और कितना घुमाना पड़ेगा, 5 पाई। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2m माइनस 1 पाई, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट है वही, बाकी हम डिराइव करने के पीछे लगने नहीं वाले, जितना इंपॉर्टेंट है उतना। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव के कंडीशंस क्या है, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा, फेज डिफरेंस 2n पाई। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस 2m minus 1 lambda by 2 and phase difference 2m minus 1 pi. Good. n starts from 0, m starts from 1. इतना बेसिक पता होना चाहिए। अब एज यू कैन सी मैंने इसलिए बहुत सारे, हर एक ब्राइट या डार्क बैंड स्ट्रिप है ये, इसको दो नाम है, एक तो बैंड बोलते हैं या तो फ्रिंज बोलते हैं। तो पैटर्न में बहुत सारे आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखेंगे।
अब जैसे ये सेंटर का कभी भी जीरोथ होता है, जीरोथ ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, फिर थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फिर फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट, राइट। तो अल्टरनेट है ये, यू शुड नो दिस, राइट, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, आप देखोगे, यू नीड टू नो। जीरो, फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ डार्क, फिफ्थ ब्राइट, सो ऑन सो फोर्थ। अब ऐसा करते 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 कोई एक n नंबर का ब्राइट होगा, सम n नंबर ब्राइट, मान लो ये nth ब्राइट है, इस nth ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं, ये पता होना चाहिए, सेंटर से मेजर करते हैं हमेशा। तो nth ब्राइट का सेंटर से डिस्टेंस, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट कितना था? xn इक्वल टू n लैम्बडा d by d, where lambda is the wavelength of light, जो भी wavelength होगा वो, कैपिटल D is the distance from screen to slit, क्योंकि ये S1 S2 क्या है, ये स्लिट्स है। स्लिट्स मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग कर देते हैं, नैरो ओपनिंग को बोलते हैं स्लिट। तो यहाँ पे ये एक स्लिट आ गया, यहाँ पे ऊपर एक स्लिट आ गया, तो ये जो S1 S2 है दे आर स्लिट्स। अब स्लिट्स क्यों, दो सोर्सेस क्यों नहीं, उसका थ्योरेटिकल रीजन है, तो वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज एज यू नो सीईटी एंड नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो पता होना चाहिए। तो इफ यू रिमेंबर, देयर आर फ्यू कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न? The pattern should stay same with time, not changing. नंबर 2, जहां अभी ब्राइट बैंड बन रहा है, आज से 1 साल के बाद भी अगर मैं कंडीशन को डिस्टर्ब नहीं करता हूं, तो वहीं पे ब्राइट बैंड बनना चाहिए। नंबर 3, देयर शुड बी नो मिक्सिंग बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड, तो शार्प पैटर्न होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला कंडीशन था स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का, द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। इस पे क्वेश्चन आया था, थ्योरी क्वेश्चन, two sources are coherent if, so what do you mean by coherent sources? सेम फ्रीक्वेंसी, अगर दो सोर्सेस सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट कर रहे हैं। नंबर टू, इफ द फेज डिफरेंस फ्रॉम द वेव्स, मतलब ऑफ द वेव्स फ्रॉम दिस टू सोर्सेस इज सेम। व्हाट डू यू मीन बाय फेज डिफरेंस? इमेजिन मैंने जब लाइट चालू किया, तब इन्होंने वेव्स इमिट किया, तब दोनों ने एक साथ क्रेस्ट इमिट किया, पहला क्रेस्ट। व्हाट इज फेज डिफरेंस? 0। या तो फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, अगर है, इमेजिन पहले वेव ने S1 सोर्स ने क्रेस्ट इमिट किया, तब S2 ने ट्रफ इमिट किया, तो फेज डिफरेंस कितना? पाई। या तो फेज डिफरेंस होना नहीं चाहिए, अगर है तो विथ टाइम सेम रहना चाहिए। तो टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी and they have zero phase difference or constant phase difference throughout, correct? किसका phase difference constant? sources का। गलती से भी, क्योंकि क्या होता है, आपने बोला ये क्रेस्ट और एक ट्रफ, मतलब कौन सा कंडीशन? डिस्ट्रक्टिव। फिर तो पूरे स्क्रीन पे डिस्ट्रक्टिव दिखना चाहिए। जब लाइट इमिट हुआ, जहां से इमिट हुआ वहां की बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे ये वेव आगे जाएगा, जब ये स्क्रीन पे पहुंचेगा, तब वहां पे जो कंडीशन होगी वो होगी। वहां पे क्रैश का मैचिंग हो रहा है, ट्रफ और क्रैश का मैचिंग हो रहा है, वो अलग चीज है। मैंने बोला सोर्सेस से जब इमिट होगा, तो सोर्सेस, अगर दोनों सोर्सेस ने क्रेस्ट दिया है एक ही टाइम पे, तो थ्रू आउट वैसा ही होना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं, अभी एक क्रेस्ट दे रहा है, ये भी क्रेस्ट दे रहा है, फिर इसने क्रेस्ट रखा, इसने ट्रफ कर दिया, राइट। तो या तो फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो इट शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट। ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोहेरेंट सोर्स आप बनाओगे कैसे? आप बोलोगे मैं 2 बल्ब लेके आता हूँ, 2 बल्ब लगा दिए, सेम कंपनी, सेम वैटेज, सेम कलर, सब कुछ सेम। अगर मेड इन चाइना हो तो
पता है ना आपको क्या होता है? नो गारंटी। तो एक अच्छा रहा दूसरा खराब हो गया तो कोहेरेंट सोर्सेज रहेंगे क्या? नहीं। फिर हम क्या करते हैं, वी आर स्मार्ट पीपल, हम बोलते हैं कि ये भरोसा नहीं है चाइना के आइटम पर, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही सोर्स लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दो नैरो ओपनिंग पिन होल्स या स्लिट रख देंगे। तो जो भी रेस एस सोर्स से आएगा वो S1 में भी जाएगा, वो S2 में भी जाएगा। तो S1 से जो लाइट आ रहा है वो किससे डिराइव हुआ? S से। S2 से जो लाइट आ रहा है वो किससे डिराइव हुआ? S से। तो जो भी चेंज S में होगा वो दोनों में एक साथ हो जाएगा, तो यू गेट कोहेरेंट सोर्सेस। देन दैट इज नॉट अ पॉइंट। द पॉइंट हियर इज, जब ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनेंगे तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ब्राइट होगा? n lambda d by d. What is capital D? It is the distance between slits and screen. What is small d? It is the distance between two slits, small d. n is order of interference, constructive interference का order, nth order bright fringe. अगर पहला होगा, पहला ये है, तो मैं वैल्यू क्या डालूंगा? 1। दूसरा होगा तो क्या डालूंगा? 2। सिमिलरली सेंटर से mth डार्क फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ही मेजर करोगे। मान लो ये मेरे पास एक mth डार्क है, तो इमेजिन ये mth डार्क बैंड है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज xm, ये xm था, तो डिस्टेंस ऑफ mth डार्क, डिस्टेंस ऑफ mth डार्क कितना आएगा? 2m minus 1 lambda d by 2d. करेक्ट? इज इट राइट? हाँ तो बोल रहे हो, इज दिस करेक्ट और नॉट? यस। ठीक है, तो देखेंगे करेक्ट है कि नहीं। तो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ इज विड्थ ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज। तो यू कैन सी, जितना विड्थ ब्राइट का है उतना ही विड्थ डार्क का है, और सारे के सारे ब्राइट का सेम विड्थ, सारे के सारे डार्क का भी सेम विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ, do you remember what is the formula of fringe width? Lambda d by d. Correct? कैपिटल डी ऊपर कि कैपिटल डी नीचे? ऊपर। गुड। तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो सॉल्व दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। गुड, इतना पता है तो यू नो एवरीथिंग अबाउट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का इतना ही पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के कंडीशंस, देन पैटर्न कैसा दिखता है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रॉम सेंटर। फिर आगे भी एक चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर डिस्टेंस क्या वो भी देखेंगे। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब l⁻⁴ आएगा, एंगुलर डिस्टेंस मतलब l⁻�0 आना चाहिए, वो बाद में देखेंगे हम लोग। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब क्या है? डिफ्रैक्शन मतलब इंटरफेरेंस ही है, लेकिन आफ्टर द लाइट का बेंडिंग होने के बाद। तो अगर आपको डिफ्रैक्शन याद होगा, मैं डिफरेंस बता देता हूं दोनों में। We will not go into much details. Imagine just a small and real example of it. You should know what is Eugen principle. So I hope you already know Eugen's principle मतलब क्या? You know what is Eugen's principle? You know what is wave front? You know what is spherical wave front? You know what is cylindrical wave front? You know what is plane wave front? So what is plane wave front? What is cylindrical wave front? What is spherical wave front? What is wave front? What is locus? What do you mean by locus of a point? Locus मतलब क्या basically mathematically? What is locus? ध्यान दें यहाँ पे, जिनको लोकस नहीं पता पहले लोकस समझो, क्योंकि लोकस समझेगा तो वेवफ्रंट समझेगा, वेवफ्रंट समझेगा तो डिफ्रैक्शन समझेगा, डिफ्रैक्शन समझेगा तो उसके कंडीशन याद रहेंगे। लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स होता है which satisfy a given geometrical condition. For example, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। You know what is equation of circle?
हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं इस पूरे सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, एनी पॉइंट। ये सारे के सारे पॉइंट सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स, ऑल दिस पॉइंट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन, तो इसको बोलते हैं लोकस। लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? लोकस। अब वेव फ्रंट लोकस कैसे हुआ? इमेजिन मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है। मैंने जैसे ही इस पॉइंट सोर्स को स्टार्ट किया तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट इमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो अगर मैंने एक दो तीन तीसरा क्रेस्ट, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, सिर्फ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सारे डायरेक्शन में जितने भी वेव्स होंगे, यहाँ पे भी वेव है, तो सारे डायरेक्शन में जितने भी वेव होंगे उन सबका तीसरा तीसरा क्रेस्ट ज्वाइन कर लिया तो क्या बनेगा? लोकस। क्योंकि ये कंडीशन क्या है? दिस इज द कंडीशन that all the points have what? Third crest, right? तो शेप क्या बनेगा? शेप स्फीयर। तो when you basically connect all the points which are in same phase, क्योंकि सेम फेज है, सबका तीसरा क्रेस्ट, हर एक वेव का तीसरा क्रेस्ट मतलब क्या है? सेम फेज है। तो when you connect all the points which are in same phase, you get स्पीयर। क्यों स्पीयर? क्योंकि पॉइंट सोर्स था। ध्यान दो यहाँ पे, जैसे ही बटन चालू किया तो पॉइंट सोर्स हर एक डायरेक्शन में लाइट इमिट करता है, तो हर एक डायरेक्शन में वेव जा रहा है, हर एक वेव का तीसरा तीसरा मैंने क्रेस्ट ज्वाइन करे तो क्या बन गया? स्फीयर। तो क्या बोलते हो? स्फेरिकल वेव फ्रंट। देन व्हाट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट? हमारे पास एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट, यू हैव ट्यूबलाइट्स, व्हेन यू टर्न इट ऑन, जैसे ही इसका बटन चालू किया तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट इमिटिंग वेव्स इन ओनली टू डायरेक्शंस। फिर आप सेम फेज के पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा? सिलेंडर। तो क्या बोलते हो? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तीसरा वेव फ्रंट कौन सा था? प्लेन। व्हाट इज प्लेन वेव फ्रंट? कैन यू टेल मी वन थिंग? A very small part of a big circle, a very small part of a big circle is a straight line. Similarly, a very small part of a big sphere is plane. प्लेन दिखता है ना, ऐसा प्लेन दिखता है कि नहीं? वो प्लेन दिखेगा आपको। प्लेन, प्लेन मतलब क्या? टू डायमेंशनल सरफेस, करेक्ट, राइट। तो मैंने दो बार बोला वेरी स्मॉल पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट। तो वेरी स्मॉल पार्ट कब बनेगा? जब सोर्स इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो। तो जब सोर्स इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होता है तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग, डू यू रिमेम्बर, रे ऑप्टिक्स में आप पहले ही बोलते हो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर पैरेलल। तो जब रेज आर पैरेलल टू ईच अदर तो एक प्लेन सरफेस बनता है, इसको बोलते हो प्लेन वेव फ्रंट। और जब एक पॉइंट में से लाइट निकलती है तो एक स्फीयर बनता है, क्योंकि पॉइंट में से जब लाइट निकलेगा तो लाइट इज डाइवर्जिंग। तो जब रेज आर डाइवर्जिंग तो कौन सा वेव फ्रंट बनता है? स्फेरिकल। जब रेज आर पैरेलल तो कौन सा बनता है? प्लेन वेव फ्रंट। तो याद रखना, क्योंकि डिफ्रैक्शन समझना है तो ये पता होना चाहिए। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट का कंडीशन क्या है? सोर्स कहाँ होना चाहिए? इनफिनाइट डिस्टेंस पे। एक्सीलेंट। अब हमारे पास है दो टाइप के डिफ्रैक्शन। अब मैं पहले डिफ्रैक्शन क्या है वो समझा देता हूँ, फिर दो टाइप देखते हैं, क्योंकि उस पर भी थ्योरी क्वेश्चन आया था एक बार। यू शुड नो व्हाट इज डिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, मेरे पास एक स्क्रीन है, तो जब मैंने लाइट को चालू कर दिया तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखेगा? इक्वल ब्राइटनेस। लेकिन नाउ इमेजिन मैंने सोर्स और स्क्रीन के बीच में एक ऑब्स्टैकल रख दिया। अब क्या होगा? व्हेन यू कीप एन ऑब्स्टैकल तो लाइट ऐसा जाना चाहिए, which means just a minute, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं so that we can draw things properly। तो मैंने अगर यहाँ पे ऑब्स्टैकल रख दिया तो लाइट शुड गो लाइक दिस। इसका मतलब ये,
इसका मतलब क्या, इसका मतलब लाइट सिर्फ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या बनेगा? शैडो। शैडो बनता है ना, आपको भी शैडो बन ही रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल शैडो रीजन, और ऊपर इसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड रीजन, क्योंकि यहाँ पे लाइट आया, नीचे भी क्या आया, लाइट आया, तो आईआर इज नॉट इंफ्रारेड, इट इज इल्यूमिनेटेड रीजन। जहां शैडो होना उसको क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। या फिर ऑब्स्टैकल होना चाहिए, या फिर अदरवाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपके पास एक स्लिट होना चाहिए। स्लिट मतलब आपको पता है नैरो ओपनिंग। इस केस में उल्टा होगा, इस केस में जो बीच का रीजन है वो होगा इल्यूमिनेटेड, और जो नीचे और ऊपर है वो होगा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, जीएसआर। तो प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, जब जब लाइट ऑब्स्टैकल पे आता है तो वो बेंड हो जाता है। तो whenever light encounters an obstacle it bends, whenever light encounters a slit, narrow opening, it spreads। एंड चाहे वो बेंडिंग हुआ हो, चाहे वो स्प्रेडिंग हुआ हो, लाइट कहाँ गया? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में गया। तो द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट at the edges of obstacle or at the slit and entering into geometrical shadow region is known as diffraction। ये बेसिक डेफिनेशन पहले पता होना चाहिए। अब डिफ्रैक्शन मतलब एग्जैक्टली दिखता कैसे है? जैसे आपको पता है ना, ये इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस में क्या है? सेंटर पे क्या है? राइट। फिर क्या है? डार्क। फिर क्या है? राइट। फिर क्या है? डार्क। तो डिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है, सेंटर पे क्या आएगा? ब्राइट। फिर क्या आएगा? डार्क। फिर क्या आएगा? ब्राइट। फिर आएगा डार्क। तो चेंज कहाँ है? तो चेंज कहाँ है पहले वो समझ लो। अब चेंज यहाँ है इंटरफेरेंस में, जहां जहां ब्राइट बना वहां वहां इक्वली ब्राइट बना, हर जगह पे सेम ब्राइटनेस है। डिफ्रैक्शन में वैसा होता नहीं है। डिफ्रैक्शन में सेंटर पे बनता है ब्राइटेस्ट, तो सेंटर पे ब्राइटेस्ट बनता है, और ऊपर से सेंटर पे ब्राइट का थिकनेस भी ज्यादा होता है। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज द मोस्ट ब्राइट, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। अब जो सबसे ज्यादा ब्राइट है उसको फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में एक वर्ड है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो ये क्या है? प्रिंसिपल मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि ये ऑफ कोर्स क्योंकि ये ब्राइट है। तो जहां ब्राइटेस्ट दिखेगा उसको क्या बोलोगे? प्रिंसिपल मैक्सिमम। कुछ बुक में मैक्सिमा बोला है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि एक ही होता है ऐसा। नंबर टू ये कहाँ बना? तो इसको सेंट्रल मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम हो गए, सेंट्रल मैक्सिमम और प्रिंसिपल मैक्सिमम। अब इस सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमम के दोनों साइड पे कोई लाइट नहीं होता, कोई लाइट नहीं होता, इसको बोलते हैं मिनिमा। तो जिस चीज को आप इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव बोल रहे हो उसी चीज को आप डिफ्रैक्शन में मिनिमा बोल रहे हो। मिनिमा मतलब नो लाइट, राइट। देन व्हाट हैपेंस इज, फिर उसके दोनों साइड पे आपको मिलेगा ब्राइट, बट दिस टाइम लेस ब्राइट एंड लेस थिकनेस। तो दोनों साइड पे मिलेगा ब्राइट एंड ब्राइट, बट लेस ब्राइट एंड लेस थिकनेस। तो सेंटर पे ब्राइटेस्ट था, फिर दोनों साइड में मिनिमा थे, फिर ब्राइट था लेकिन लेस ब्राइट था। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी, प्रिंसिपल तो बीच में हो गया ना, सेकेंडरी, सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर क्या होगा? फिर वापस से बनेगा मिनिमा, इसको बोलूंगा सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद वापस आएगा ब्राइट बट इवन लेस ब्राइट। तो ऐसा करते 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 as you go away from the center the brightness is decreasing। मतलब यहाँ पे जो पैटर्न है ये इंटरफेरेंस जैसा नहीं है। इंटरफेरेंस में जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव हुआ हर जगह पे इक्वल ब्राइट था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेंटर में क्या है? ब्राइटेस्ट है। फिर क्या है? मिनिमा। मिनिमा मतलब नो लाइट, और सेंटर के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मिनिमा है, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास, फिर सेकेंड ऑर्डर मिनिमास, राइट। तो दिस इज हाउ इट डिफ्रैक्शन पैटर्न लुक्स लाइक। तो ऐसा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। अब याद क्या रखना है? याद इतना रखना है कि कंडीशंस हो जाते हैं उल्टे।
जो इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन था वो यहाँ पे डार्क का कंडीशन है। तो मुझे बताओ कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या था, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे ये कंडीशन है मिनिमा का, राइट। और डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या था, 2n-1, यहाँ पे n की जगह पे n ही लिखते हैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये किसका कंडीशन था, डिस्ट्रक्टिव का। यहाँ पे ये कंडीशन है सेकेंडरी मैक्सिमा का, सेकेंडरी मैक्सिमा का। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, 0, लेकिन n इक्वल टू 0 तो सेंटर हो गया ना। लेकिन आपके हिसाब से n इक्वल टू 0 मतलब पाथ डिफरेंस 0 क्या होना चाहिए, मिनिमम मतलब क्या होना चाहिए, डार्क। है क्या डार्क, नहीं। तो एक्सेप्शन n इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि n इक्वल टू 0 मतलब सेंटर, और सेंटर मतलब ब्राइटेस्ट। तो n इक्वल टू 0 छोड़ के n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट मिनिमा, n इक्वल टू 2 मतलब सेकंड मिनिमा। तो कंडीशन रिवर्स हो जाएंगे। मतलब इंटरफेरेंस पता है तो डिफ्रैक्शन पता है। इंटरफेरेंस का जो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन होता है वो डिफ्रैक्शन में मिनिमा होता है, और वहां पे जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो यहाँ पे मैक्सिमा होता है। कौन सा मैक्सिमा होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ तक क्लियर। अब बिफोर वी गो अहेड, बस 10 मिनट में खत्म फिर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इंटरफेरेंस में आपके पास दो स्लिट्स थे, एक सोर्स था, एक स्क्रीन था। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। एक डिफ्रैक्शन पैटर्न आप 12th में डिटेल में करोगे, और जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं उसको अगला डिफ्रैक्शन वो आएगा फर्स्ट ईयर में। तो अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, एक है फ्रॉनहोफर, एक है फ्रेस्नेल। अब दोनों में सिर्फ डिफरेंस समझ लो, हम डिटेल में जाने नहीं वाले। डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए आपको स्क्रीन या फिर आईपीस, एक आपको चाहिए डिफ्रैक्टिंग सिस्टम। डिफ्रैक्टिंग सिस्टम मतलब या तो स्लिट होगा या तो ऑब्स्टैकल होगा। हम नॉर्मली लेते हैं स्लिट। तो you need something which can diffract, मतलब which can cause bending of light। तो ऑब्स्टैकल भी कर सकता है या फिर स्लिट भी कर सकता है। इसको जनरल नाम है डिफ्रैक्टिंग सिस्टम। और एक चाहिए सोर्स, राइट। यहाँ पे भी वही, वहां पे भी वही, तो इट्स द सेम थिंग। फिर डिफरेंस क्या है, एक ही डिफरेंस है। इसको वो बुक में लिखते हो चार बना देते हैं। ओनली वन डिफरेंस, वेव फ्रंट, इसलिए मैंने पहले वेव फ्रंट बताया। तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट फिजिक्स में कुछ नहीं होता, तो कॉन्टेक्स्ट है। एक ही डिफरेंस है, स्लिट पे जो वेव फ्रंट आ रहा है इस केस में है प्लेन वेव फ्रंट। सो द वेव फ्रंट फॉलिंग ऑन टू द स्लिट इज प्लेन वेव फ्रंट। द वेव फ्रंट फॉलिंग ऑन द स्क्रीन इज ऑल्सो प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ पे स्लिट पे या फिर स्क्रीन पे जो भी वेव फ्रंट आएगा वो कौन सा होगा, लेकिन प्लेन वेव फ्रंट का कंडीशन क्या था, इनफिनाइट डिस्टेंस। मतलब स्लिट का सोर्स से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफिनाइट। स्लिट का स्क्रीन से कितना होना चाहिए, इनफिनाइट। तो स्लिट इज सपोज टू बी प्लेस्ड एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एंड फ्रॉम द स्क्रीन, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फॉलिंग ऑन स्क्रीन एज वेल एज ऑन स्लिट, करेक्ट। तो प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली हम चेन्नई में सोर्स रख के आए, मुंबई में स्लिट रख दिया और कश्मीर में स्क्रीन रख दिया, हो सकता है क्या, तो नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, फिर आपको करना ये पड़ेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्लेन में। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, डाइवर्जिंग रेस से बनता है। प्लेन मतलब क्या, पैरेलल रेस। तो आपको पता है हमारे पास एक लेंस है जिसको हम बोलते हैं बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स लेंस का काम ही वही है, डाइवर्जिंग को कन्वर्ट करना। मतलब सोर्स से जो रेज आ रहे हैं, डाइवर्जिंग रेज, उसको क्या करेगा, पैरेलल करेगा। एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में आप दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो, एक स्लिट है, एक स्क्रीन है, राइट। बाकी डिटेल हमारे काम के नहीं है, जितना काम का है उतना ही देखेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो याद रखो, ये पैटर्न देखने के लिए, ये स्क्रीन था, स्क्रीन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, तो दिस इज स्क्रीन। हम ये पैटर्न स्क्रीन पे देख रहे हैं। और क्या चाहिए, स्लिट चाहिए, तो यू नीड टू हैव अ स्लिट।
स्लिट मतलब नैरो ओपनिंग, तो यहाँ पे एक स्लिट चाहिए। गुड। और स्लिट के बाद क्या चाहिए? लेंस। कौन सा लेंस? बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे एक स्लिट है। मान लो इस स्लिट का विड्थ, ये स्लिट ए बी है, इसका विड्थ मैं मान लेता हूं स्मॉल ए। सम बुक्स यूज स्मॉल डी, डजंट मैटर, जस्ट टू कीप एट पार विद दिस। इसको डी बोला तो उसको भी डी बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बोलो डी बोलो, डजंट मैटर। देन इसके बाद क्या चाहिए था? एक लेंस। कौन सा लेंस? बाय कॉन्वेक्स लेंस। देन यू शुड नो डिफ्रैक्शन इज सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट। मान लो मैं सेंटर को एक नाम दे देता हूं, इसको बोलता हूं P0, और इसको ये स्लिट के सेंटर को बोल देता हूं C, राइट? तो जो भी रे CP0 को पैरेलल होगा, तो लेट अस टेक अ रे व्हिच इज पैरेलल टू CP0। जैसे ही ये लेंस से पास हुआ, इट विल रिफ्रैक्ट एंड रीच एट द पॉइंट। तो जो भी रेज CP0 को पैरेलल है, वो सेंटर पे पहुंच रहे हैं विदाउट एनी पाथ डिफरेंस। तो विदाउट एनी पाथ डिफरेंस मतलब कौन सा होना चाहिए? ब्राइट। है क्या ब्राइट? है ब्राइट, तो इट इज ब्राइट। कंडीशन वाइज उल्टा होता है वो, मैथमेटिकली उल्टा होता है, लेकिन थ्योरेटिकली सेम होता है। तो थ्योरेटिकली इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस, राइट? तो सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पहुंचेगा? क्यों? क्योंकि रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपको और एक चीज बताता है, यू नो सेंटर ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं पता है? ऑप्टिक सेंटर। तो जो भी लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास होता है, वो तो वैसे भी बेंड नहीं होता। तो सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पहुंच रहा है? सेंटर पे। क्यों? क्योंकि एक तो ऑप्टिक सेंटर से पास हुआ तो वो बेंडिंग नहीं हुआ, ऊपर से इसको पैरेलल जो भी आया वो भी वहां पे पहुंचा है, तो एक्सपेक्टेड इज ब्राइटेस्ट। सिंपल लैंग्वेज, डिफ्रैक्शन को याद रखना है तो सिंपल। हमारे पास ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट से लाइट आ रहा है, राइट? इमेजिन दिस स्लिट ए बी लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। मैं चॉकलेट लेके खड़ा हूं, थ्रोइंग चॉकलेट एट यू। क्या होगा? किसी के पास सबसे ज्यादा पहुंचेगा, किसके पास पहुंचा? सेंटर में। फिर ऐसे भी लोग होंगे जिनको कुछ मिला ही नहीं। कौन है? मिनिमस। फिर कोई होंगे, अरे उसको 10 मिला, मुझे 4 ही मिला। कौन है? सेकेंडरी मैक्सिमस। सो दिस इज द वे ऑफ रिमेंबरिंग। यहां तक क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो वी कैन गो अहेड विथ अ वेरी 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 स्मॉल टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो सिर्फ कंडीशन याद रखो, कंडीशन याद है तो क्वेश्चन सॉल्व। वेल बाय द वे, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा। इसमें एक इंटेंसिटी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे ब्राइट मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ब्राइट मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे होगा? सेंटर पे। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? इसको ऐसा दिखाते हैं। फिर एक लेस इंटेंस है, फिर और लेस इंटेंस है, तो यहाँ पे भी ऐसा दिखाते हैं, लेस इंटेंस एंड इवन लेस इंटेंस। ये हो गया इंटेंसिटी डायग्राम, राइट? अब एक चीज जो रह गई वो है पाथ डिफरेंस। हमने तो पाथ डिफरेंस लिख दिया एन लैम्डा, लेकिन पाथ डिफरेंस इन रियलिटी निकालोगे कैसे? तो यू शुड नो, ये डायग्राम ड्रॉ ही उसके लिए किया था। तो यू शुड नो, हमारे पास था एक स्लिट। तो पहले मैं स्लिट दिखा देता हूँ। लेट मी शो स्लिट फर्स्ट, देन यू शुड नो कि यहाँ पे लाइट आया, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डिफ्रैक्शन मतलब क्या? बेंडिंग। तो लाइट का बेंडिंग होगा, जितना बेंडिंग ऊपर होगा उतना ही बेंडिंग नीचे होगा। हम फॉर कन्वीनियंस एक ही दिखाते हैं, वी आर शोइंग ओनली वन। तो लाइट का बेंडिंग कितना है? बाय सम एंगल थीटा। तो लाइट इज बेंडिंग बाय सम एंगल थीटा। जितना पहले रे से बेंड हुआ उतना ही लास्ट से भी बेंड हुआ। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम रेज। एक्सट्रीम रेज मतलब दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट है ए, लास्ट पॉइंट है बी। ये एंगल कितना है? थीटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन या फिर एंगल ऑफ बेंडिंग। तो यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन और दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बेंडिंग। देन हाउ डू यू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस? तो पाथ डिफरेंस फाइंड कैसे करते हो? सबसे पहले मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले हम एंगल डिफाइन कर लेंगे। अगर मैंने, हाँ वेल बाय द वे टू टेल यू हाउ टू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस,
तो यू नो हाउ टू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस. इमेजिन मेरे पास दो रेज है, दो वेव्स है, एंड यू हैव दीज टू वेव्स. पहले तो ये बताओ इन दोनों में से वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 में से ज्यादा पाथ किसने ट्रेवल किया? 2 ने, क्योंकि दिखता है अपने को. तो मुझे पाथ का डिफरेंस फाइंड करना है. तो पाथ का डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे? 2-1 नहीं बोल सकते यहाँ पे, ये नंबर नहीं है 2-1. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वेव ऑन टू अनदर वेव. अब क्योंकि ये जो पार्ट है, मतलब आपने एक बार ये ए और बी स्लिट था, आपने एक वेव से दूसरे वेव पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसके बाद पार्ट डिफरेंस नहीं है. क्यों नहीं है? दिस बिकम्स साइड ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल विच आर इक्वल इन लेंथ. तो पार्ट डिफरेंस क्या है फिर? लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी व्हाट इज पार्ट डिफरेंस. बीई. तो पार्ट डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या ट्रिक यूज किया आपने? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. कहां से? एक वेव से. कहां पे? दूसरे वेव पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. राइट, इसको बोल दिया ई. नाउ टेल मी, अगर ये एंगल थीटा है, ये टोटल एंगल 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना? 90 माइनस थीटा. अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल एंगल थीटा है, सॉरी 90 है, तो ये एंगल कितना? अरे दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90. हाउ मच इज दिस? थीटा. तो ज्योमेट्री थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो आई होप यू नो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ये एंगल कितना आ गया? थीटा आ गया. करेक्ट, थीटा आ गया. हमें क्या फाइंड करना था? पार्ट डिफरेंस. व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? बीई. ए बी क्या है? स्लिट विड्थ है. इसको नाम क्या दिया है? स्मॉल ए. तो अगर मैं साइन थीटा यहां से यूज करता हूं, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट, मतलब कौन? बीई अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कौन? ए बी. तो बीई क्या आया हमारे पास? बीई क्या आया? ए बी साइन थीटा. ए बी साइन थीटा. व्हाट इज ए बी? ए साइन थीटा. तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? ए साइन थीटा. ओके, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. ये आएगा ए साइन थीटा इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2. राइट, गुड. देन अगर एंगल स्मॉल हुआ तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. तो थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाय a एंड थीटा इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2a. तो ये आ गए आपके पास कंडीशंस फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा. गुड. राइट, इन टर्म्स ऑफ एंगल. तो कितने कितने एंगल पे मिनिमा बनेगा? लैम्डा बाय ए, क्योंकि एन की वैल्यू क्या आएगी? 1. मतलब यहाँ पे पहला मिनिमा कब बनेगा? व्हेन एन की वैल्यू इज 1. तो लैम्डा बाय ए. फिर कितने बनेगा? 2 लैम्डा बाय ए. तो 2 लैम्डा बाय ए. दीज आर द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमास. देन वन लास्ट थिंग रिलेटेड टू डिफ्रैक्शन. अब बहुत बार ऐसा आता है, फाइंड आउट व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो हमारे पास जो सेंटर पे मैक्सिमम था, जिसको हमने सेंट्रल मैक्सिमा बोला था, याद रखना ये सेंटर पे बनता है और ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है. दिस इज सेंटर ऑफ स्क्रीन. और ये याद रखना, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड पे क्या है? क्या है? मिनिमा. कौन सा मिनिमा है? ये फर्स्ट मिनिमा है. मुझे एक बात बताओ, इफ आई आस्क यू, ये एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी. इफ आई आस्क यू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये डिस्टेंस था x1, ये डिस्टेंस था x2. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? खत्म. तो यू नो हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंसेस. तो मुझे अगर सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना है, तो मुझे पहला मिनिमा ऊपर और पहला मिनिमा नीचे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. अब यू नीड टू रिमेंबर
यहाँ क्या था, यहाँ था स्लिट, उसके बाद क्या था, उसके बाद था लेंस। लेंस, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेंस एंड स्लिट दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये भी याद रखो, दिस इज स्क्रीन। क्योंकि स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो रे ऑप्टिक्स, इफ द रेज आर पैरेलल, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वेयर इज इमेज फॉर्म्ड? फोकस। हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? स्क्रीन पे। तो फिर मुझे बताओ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ। तो d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ है। गुड। फिजिक्स है, हाँ, मजाक नहीं। गया तो गया, और समझा तो ऐसा समझा कि 10 साल के बाद भी नींद से उठ के सब याद आएगा। ओ अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमम दिस एंड दैट। जिसको बोल रहा हूँ उसको तो समझ आने दो। गुड। एंड देन फाइनली, जितना बेंडिंग ऊपर होता है उतना ही बेंडिंग नीचे होता है। हमें फाइंड क्या करना था? सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, मतलब कितना डिस्टेंस? इतना डिस्टेंस। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं आधा डिस्टेंस फाइंड करूंगा। आधा मतलब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैं बोलूंगा x डिस्टेंस, इसको मैं बोलूंगा विड्थ। व्हाट इज विड्थ? 2x। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा जानबूझ के किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये एंगल कितना है, थीटा। तो बाय डेफिनेशन साइन थीटा कितना होता है? अपोजिट साइड अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन हाइपोटेन्यूज इज b। कैसे क्या d आ गया? ये तो एडजेसेंट साइड था। हाँ एडजेसेंट साइड है, लेकिन मैंने अभी बताया इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन के कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन ऐसा है, या तो एक काम करो, जोड़ो, ज्यादा टेंशन मत लो, tan थीटा ले लो, नहीं तो फिर बोलोगे कहाँ से आया। वैसे भी कर सकते हो, यू कैन टेक tan थीटा आल्सो, बट लॉजिकली स्पीकिंग कंडीशन ये था कि स्क्रीन और स्लिट शुड बी वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो जब वेरी फार होगा, तो वेरी फार में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड दे आर मोर और लेस एट द सेम डिस्टेंस, मोर और लेस। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो दैट इज वाई मैंने ऐसा लिखा। पर आपको अगर लग रहा है नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, तो ठीक है, मत करो, क्या फर्क पड़ता है। तो tan थीटा लिख दो। अगर एंगल स्मॉल हुआ तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा विच इज x अपॉन d। बट वेट अ मिनट, और ये जो पॉइंट है ये कौन है? मिनिमा। कौन सा मिनिमा? और तो हमको तो कंडीशन पता है इसका। क्या कंडीशन था? n लैम्बडा बाई ए। n लैम्बडा बाई ए, n की वैल्यू कितना? 1। तो कितना आ गया? ये दोनों तो सेम हो गए, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। लैम्बडा बाई डी इक्वल, सॉरी x बाई डी इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। तो x कितना मिल गया आपको? लैम्बडा डी बाई ए। तो ये आ गया आपके पास x इक्वल टू लैम्बडा डी बाई ए। तो विड्थ कितना? 2 लैम्बडा डी बाई ए। ये विड्थ किसका है? किसका है? सेंट्रल मैक्सिमा। किसी और का बोला क्या मैंने? नहीं, तो किसी और का मत लिखना। वो किसका है? सेंट्रल मैक्सिमा। गुड। तो अब यू आर रेडी टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब ये वाला पैटर्न। कौन सा? दिस वन। तो क्या बोला है? इन डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, the angular width of the central maximum does not depend upon। angular width मतलब क्या? सबसे पहले did you just find out what is linear width? कितना? 2 lambda d by a। तो width कितना था? 2 lambda d by a। how many of you have studied first chapter of 11th standard, units and measurements? okay, तो can you tell me इसके dimensions क्या है? l raised to 1। l raised to 1 मतलब क्या होता है? लेंथ। एंगल होता है क्या? हमको क्या पूछा है?
क्या पूछा है, एंगुलर विड्थ। तो जस्ट अ ट्रिक, क्या ध्यान दो, जस्ट अ ट्रिक। वैसे यहाँ पे लिखा ही है मैंने यहाँ पे लिखा ही था साइन थीटा, टैन थीटा। एक चीज याद रखना, जब जब आपको एंगुलर विड्थ पूछा हो ना, एंगुलर विड्थ, चाहे वो इंटरफेरेंस हो चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, इसको यहां पे ले लेना। ये बन गया आपका एंगल, एंगुलर विड्थ। कैसे, तो देखो यहाँ पे देखो एंगुलर विड्थ। पहले तो मुझे बताओ विड्थ कितना है, विड्थ है W, दिस इज विड्थ W मोर और लेस। अगर आधे की बात कर रहे हो, इफ यू टॉकिंग अबाउट हाफ, हाफ कितना था, x था, x, राइट, x था ना। व्हाट इज tan थीटा, x by d। इफ थीटा इज स्मॉल तो tan थीटा इज थीटा व्हिच इज x by d। मिल गया आपको एंगुलर विड्थ, मतलब क्या, एंगल मिल गया, क्या एंगल। तो व्हाट इज एंगल, x अपॉन d। व्हाट इज एंगल, x अपॉन d, कौन सा d, कैपिटल D। तो व्हाट इज एंगुलर विड्थ, w अपॉन d। तो विड्थ को d से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, एंगुलर विड्थ। तो थीटा क्या आ गया, मतलब एंगुलर विड्थ क्या आ गया, 2 लैम्डा बाय a। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एंगुलर विड्थ। किसका एंगुलर विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा। कौन से टॉपिक में, डिफ्रैक्शन में। तो एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड स्लिट विड्थ। यहाँ तो है ना रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड स्लिट विड्थ, तो डिपेंड करता है क्या, यस। तो ये आंसर नहीं हो सकता। डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, d। तो d पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, कहाँ करता है, 2 लैम्डा बाय a करता है क्या, नहीं। तो आंसर कौन सा आएगा, d। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, यस इट डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या है, 2 लैम्डा बाय a। तो याद रखना, व्हाट इज एंगुलर विड्थ फॉर्मूला, हाँ 2 लैम्डा बाय a। तो डज इट डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, यस। डज इट डिपेंड ऑन विड्थ ऑफ स्लिट, यस। तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन। तो हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, green light is incident on the 2 slits। ग्रीन लाइट मैंने बताया था, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रखते हैं। तो ये लाइट कौन सा है, ये लाइट है ग्रीन लाइट। डू यू नो विबग्योर, यस गुड, डू यू नो विबग्योर, यस देन इट इज गुड। तो ग्रीन लाइट था। आगे आपको बोला है, क्या बोला है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन। Which one of the following changes would cause the observed fringes to be more closely spaced? More closely spaced का मतलब समझ लो। तो पहले हमारे पास था एक पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसमें ग्रीन लाइट यूज किया था। तो फ्रिंज का कुछ विड्थ रहा होगा। और एक चीज और याद रखना, जितना फ्रिंज का विड्थ ज्यादा होगा उतना ही फ्रिंजेस आर वाइडली प्लेस्ड। तो जितना ज्यादा फ्रिंज विड्थ होगा उतना ही ज्यादा फ्रिंजेस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, वाइडली स्पेस्ड बोलते हैं इसको। तो हमारे पास पहले कौन सा लाइट था, ग्रीन लाइट था। तो फ्रिंजेस कैसे थे, वाइडली स्पेस्ड थे। अगर आपको फ्रिंजेस को क्लोजली स्पेस करना है, क्लोजली स्पेस करना है मतलब क्या करना है, फ्रिंज का विड्थ कम करना है। क्योंकि जितना फ्रिंज का विड्थ कम होगा, जितना फ्रिंज का विड्थ कम होगा उतने ही ये फ्रिंजेस पास में आएंगे। क्योंकि डार्क और ब्राइट फ्रिंज का विड्थ क्या होता है, सेम। मतलब हमको अगर फ्रिंजेस को पास में लाना है तो क्या कम करना है, फ्रिंज विड्थ कम करना है, फ्रिंज विड्थ कम करना है। तो डू यू रिमेंबर कि फ्रिंज का विड्थ का फॉर्मूला क्या था, एन नहीं आता है उसमें लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होता है। एन मतलब nth नंबर का ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस। फ्रिंज विड्थ हर एक का सेम होता है, चाहे वो ब्राइट हो चाहे वो डार्क हो, उसमें n और m नहीं दिखने वाला, राइट। तो अब पहला ऑप्शन, मूविंग द स्क्रीन अवे फ्रॉम द स्लिट। मैंने अगर स्क्रीन को स्लिट से अवे मूव किया मतलब मैं d को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं।
डी को बढ़ाना मतलब फ्रिंज विड्थ बढ़ना, फ्रिंज विड्थ बढ़ना मतलब फिर क्लोजली नहीं और वाइडली स्पेस हो जाएंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा और भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यू कैन नॉट हैव ऑप्शन नंबर ए। यूजिंग ब्लू लाइट इंस्टेड ऑफ ग्रीन लाइट, हो। डू यू सी बीटा इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? यू नो व्हाट इज विबग्योर? तो विबग्योर में वेवलेंथ ज्यादा किसका है? ग्रीन का, कम किसका है? ब्लू का। तो वेवलेंथ कम करोगे तो फ्रिंज विड्थ कम होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रिंज विड्थ कम हो रहा है, तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। यूजिंग रेड लाइट, रेड लाइट यूज करोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगा। रिड्यूसिंग द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को रिड्यूस करना मतलब डी को कम करना, डी को कम करना मतलब बीटा को बढ़ाना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी। और दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन। तो बोलोगे बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देयरफॉर इफ लैम्डा डिक्रीजेस, बीटा आल्सो डिक्रीजेस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, a light wave of wavelength lambda is incident on a slit of width d. The resulting diffraction pattern, जिसको हमने a बोला था उसी को ये d बोल रहे हैं, स्लिट का width हमने a यूज किया था, they are using d. The resulting diffraction pattern is observed on a screen at a distance capital D if the linear width of principal maxima is equal to width of the slit, then the distance d is. तो सबसे पहले लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? 2 लैम्डा डी बाय ए। हमने जिसको ए बोला है इसको ये क्या बोल रहे हैं? स्मॉल डी। ऊपर से क्या बोला है? ऊपर से बोला है कि अगर लीनियर विड्थ और स्लिट विड्थ इक्वल हो गया, बोला है क्या? इफ लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब डब्ल्यू is equal to width of the slit, but what is width of the slit? Small d. Then अगर ये equal है, therefore you will write here d 2 lambda d by small d, therefore you get d into d, d square upon 2 lambda, this is equal to capital D. हो गया। Then distance d is what? Distance d is d square upon 2 lambda, option number B. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट the distance between source and eyepiece is 1.2 meter. The distance between two virtual sources is 0.84 millimeter. Then the wavelength of light used if eyepiece is to be moved transversely through a distance of 2.799 centimeter to shift 30 fringes is. So first of all, question समझना ही difficult है यहाँ पे। How many of you know what is a biprism? Biprism पता है? ओके, बायप्रिज्म जिनको पता नहीं उनके लिए, और ये बायप्रिज्म होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं वो भी समझ लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग बैक टू इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने 2 स्लिट्स क्यों लिए थे? टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्स मतलब the two sources must emit light of equal frequency and must have constant phase difference. ये तभी होता है जब टू सोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम द सेम सिंगल सोर्स। तो ये एक मेथड है टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस। दूसरा मेथड है बायप्रिज्म। व्हाट इज बायप्रिज्म? बाय मतलब टू, प्रिज्म मतलब प्रिज्म। हमारे पास 2 थिन प्रिज्म है, हमारे पास 2 थिन प्रिज्म है। यू नो व्हाट इज थिन प्रिज्म? एंगल इज लेस देन 10 डिग्री। ये है एक थिन प्रिज्म, ऐसा ही दूसरा है, और ये नीचे है इसका बेस। तो जब आप 2 थिन प्रिज्म लेते हो और बेस टू बेस ज्वाइन कर देते हो,
तो मेरे पास दो थिन प्रिज्म है, इन दोनों थिन प्रिज्म को मैंने क्या किया, बेस टू बेस कनेक्ट कर दिया, बेस टू बेस ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया बाय प्रिज्म, बाय मतलब टू प्रिज्म, राइट। तो ये आ गया बाय प्रिज्म। अब व्हाट वी डू इज, डेफिनेटली ये इंटरफेरेंस में हम देख रहे हैं, तो इंटरफेरेंस यहाँ पे होता है एक स्क्रीन। अब या तो स्क्रीन से देखोगे तो स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा, या फिर आप डायरेक्टली आई पीस से देखोगे तो पैटर्न कहाँ बनेगा, सीधा आपकी आंखों में। या तो आई पीस से देख लो या तो स्क्रीन पे देख लो, बात तो एक ही है। अब हमारे पास है एक सोर्स ऑफ लाइट, वन सोर्स ऑफ लाइट हियर, देन ये एक डमी लाइन है, मैं डमी लाइन को हटा दूंगा बाद में, जस्ट फॉर माय रेफरेंस, दिस इज अ डमी लाइन। देन होता क्या है, अगर आपके रे ऑप्टिक्स के बेसिक्स क्लियर होंगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। होता क्या है, मोबाइल फोन रख दोगे तो अच्छे से समझेगा क्या होता है, राइट। तो यू शुड नो दिस इज अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगा, वो ऐसा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, जब लाइट बाय प्रिज्म के एज पे जाता है तो वो डायरेक्टली बेंड होता है लाइक दिस, इट गोज स्ट्रेट ओवर हियर। तो व्हेनेवर लाइट इज फॉलिंग एट द एज, it is basically refracted like this, good। otherwise क्योंकि पॉइंट सोर्स से तो लाइट यहां भी जाएगा, यहां जाएगा, मतलब लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो पहला बेंडिंग इधर हो गया, दैट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो दूसरा बेंडिंग हो गया, तो लाइट विल गो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे जो रे जाएगा उसके साथ भी सेम स्टोरी रिपीट होगा, डबल रिफ्रैक्शन, एंड डबल रिफ्रैक्शन विल बेसिकली लीड टू, तो ओवरऑल हमारे पास लाइट के वेव्स कहां से आ रहे हैं, एक यहां से आ रहा है, एक ये है। अगर मैं इन रेज को बैक ट्रेस करता हूं मतलब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, और मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूं, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस, राइट। वैसे है नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड, तो यहां से लाइट आ रहा है। तो लाइट एक्चुअली आ कहां से रहा था, सिंगल सोर्स से, light is actually coming from a single source, but it appears to us that the light is coming from two different sources. These two different sources are called as virtual sources. तो ये जो virtual sources का distance है, this is small d, right? तो biprism is behaving as if it is a source of two light sources, point sources of equal frequency. तो ये दोनों सोर्सेस कौन से हो गए, कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। अब अल्टीमेटली S1 और S2 से जो लाइट आया वो कहाँ है, वो यहाँ है। यहाँ क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है। उसको किस में से देख रहे हो, या तो आईपीस से या तो स्क्रीन से। गोइंग वन स्टेप अहेड, इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप एक टेबल के ऊपर माउंट कर देते हो, तो ये टेबल आ गया, माउंटिंग टेबल। इसको यहाँ पे लगा दिया, माउंट कर दिया, इसको यहाँ पे माउंट कर दिया, इसको यहाँ पे माउंट कर दिया सोर्स को, और देन माउंट कर दिया तो इट इज मूवेबल, यू कैन मूव दिस। अब इतना समझा होगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट मतलब ये एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड आईपीस, ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी आपको दिया है, कितना दिया है, 1.2 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस मतलब कौन, स्मॉल डी, कितना है, 0.84 mm। देन द वेवलेंथ of light used if eyepiece is to be moved transversely मतलब perpendicular, मतलब जो eyepiece था इसको हम मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर, राइट। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, जितना पास में लाओगे
तो कैपिटल डी कम कर रहे हो। कैपिटल डी कम करने का मतलब क्या होता है, फ्रिंज के विड्थ को कम करना। जितना फ्रिंज का विड्थ कम होगा उतने ज्यादा फ्रिंजेस दिखेंगे। तो जैसे आप उसको मूव कर रहे हो तो कौन शिफ्ट होगा, फ्रिंज का विड्थ शिफ्ट होगा। कितने डिस्टेंस से मूव किया, 2.799, और शिफ्ट कितने हुए, फ्रिंजेस। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज, आपको बोलने की कोशिश ये है कि फ्रिंज विड्थ कितना है, एक्स, या फिर क्या डिनोट करते हो, बीटा। फ्रिंज विड्थ कितना है, बीटा। कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट हुए, हाँ तो ये बताया है आपको। 30x इज 30 बीटा इज 2.799। क्या फाइंड करना है, लैम्बडा फाइंड करना है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। और रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूलना नहीं। देन व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, वो तो फाइंड करना था, फाइंड ही करना है ना। व्हाट इज कैपिटल डी, 1.2। व्हाट इज स्मॉल डी, 0.84 mm, मतलब 0.84 इंटू 10 पावर -3 इक्वल टू 2.799 इंटू 10 पावर -2। कुछ नहीं है, 1 जा है, 7 जा नहीं है, 0.07 जा है, क्योंकि 1.2, हाँ 1.2 है तो 0.7 जा होगा, 0.7 जा होगा, राइट। देन यू हैव टू शिफ्ट दिस देयर, शिफ्ट कर लो, just shift it. So this is 2.799 into 10 power -2 and -3, -5. Wait a minute. Wait, -3 and -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस कहां से हो गया, करेक्ट है, अपॉन 30, अपॉन 30। गुड, 0.7 रह गया, 0.7 रह गया। कैलकुलेशंस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, आना चाहिए वैसे। रफली बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। व्हाट इज 3 9 0.9, व्हाट इज 3 10 व्हाट इज 9 7 63। लुक, यू हैव आंसर्स हियर। तो अब नहीं, ऑप्शन डी नहीं आएगा, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये 2.8 था जिसको आपने 2.7 लिया, तो 0.9 क्यों आया, क्योंकि आपने 2.7 मान लिया इसको। क्या था वो, 2.8, मैंने 0.7 माना तो कितना आया, 6.63, 6 and 3 आया ना, 9 7 जा, लेकिन आंसर उससे ज्यादा होगा, मतलब ऑप्शन डी तो डेफिनेटली नहीं है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे जो आपको करना है वो आता है सी, 6535 angstrom. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. तो 30x is equal to 2.799, ये समझना था। 30x मतलब 30 बीटा। That's it. This is what you are supposed to understand. In Young's double slit experiment, fifth dark fringe is formed opposite to one of the slit. कौन सा डार्क फ्रिंज, व्हाट इज कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, 2m-1 लैम्बडा डी बाय 2d। वो क्या था, वो फ्रिंज विड्थ था कि वो डिस्टेंस था, कहां से डिस्टेंस था, सेंटर से डिस्टेंस था। इफ d is the distance between the slit and the screen, small d is separation between the slits, then the wavelength of light used is। तो एक काम करना, सबसे पहले आज you need to remember what are the distances for dark and bright fringe। वो समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। वो कैसे आएगा, तो पहले वो फॉर्मूला अच्छे से देख के आओ। तो क्या है फॉर्मूला, 2m-1 लैम्बडा डी बाय 2d, बाकी तक कर